IND 24 के विशेष कार्यक्रम सवाल दर सवाल में फिर स्वागत है आपका। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज पत्रकारिता के 3 दिग्गज जिन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देखा, इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं। हम उनका परिचय भी करा देते हैं आपके साथ। आप हैं आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी, उसके बाद में आप देखेंगे विजय दत्त श्रीधर जी हैं और आदरणीय गिरिजा शंकर जी मौजूद हैं। ये वो 3 हस्तियां हैं जिन्हें कह सकते हैं कि चलता फिरता पत्रकारिता का संस्थान है। सबसे पहले महेश जी आपसे मुखातिब होते हैं। पत्रकारिता की मुख्य धारा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगे? कुछ हासिल हुआ, बहुत कुछ हासिल हुआ, या जो हासिल नहीं हुआ उस बात का मलाल? देखिए, जहाँ तक पत्रकारिता की मुख्य धारा है और दूसरी बात ये होती है कि संपादक के अपने कर्मों की उसका परिणाम क्या हुआ। मुख्य धारा में तो बहुत बड़ी बात आ जाती है और पत्रकारिता की मुख्य धारा में तो हम कई प्रकार के अपने विशेषणों को लगाते हैं, कई प्रकार से सोचते हैं, कई प्रकार से उसकी दिशा देखते हैं, वो अलग बात है। नहीं, मुझे लगता है हाँ, ये पत्रकारिता में मुख्य धारा और गौण धारा क्या होती है? हाँ, पत्रकारिता पत्रकारिता है। पत्रकारिता तो पत्रकारिता होती है और उसकी धारा का जहाँ तक सवाल है, अगर इस प्रकार से लेना चाहें कि उसके उद्देश्य क्या थे और क्या बदले, वो अलग चीज है। तो उसको वो धारा के रूप में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं, दूसरा हुआ इसमें क्या हुआ है कि जो मुख्य धारा की पत्रकारिता उसे कहा गया जो दैनिक अखबारों की पत्रकारिता थी, या उसमें संवाद समितियों की पत्रकारिता बन कर सकते, वो इसलिए कहा गया क्योंकि वो सब कुछ कवर करते थे। लेकिन साहित्यिक पत्रकारिता या खेल पत्रकारिता या फिल्म पत्रकारिता या अन्य विषयों के विषय विशेष की पत्रकारिता, उसको मुख्य धारा में नहीं माना गया। ये हमारे यहाँ जो व्यवहार में जो स्वरूप आया वो ये आया। लेकिन सवाल सर मेरा ये है, अगर इसमें देखिए मुख्य धारा का जहाँ तक सवाल है, कई विशेषण इस प्रकार के या कई बातें इस प्रकार की कह दी जाती हैं, जैसे कि दिल्ली से निकलने वाले हर अखबार को कहा जाता है ऑल इंडिया अखबार, राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार। अब आप बताइए वो राष्ट्रीय अखबार होता कहाँ है? वही उसके प्रोविंस में निकलने वाले, प्रांतों में निकलने वाले कई अखबारों का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। नहीं, उसी का मुझे लगता है कि जो मुख्य धारा, गौण धारा, राष्ट्रीय, गैर राष्ट्रीय, ये जो विशेषण है ये बहुत कम पत्रकारिता को बहुत, हाँ, नहीं, बहुत प्रासंगिक नहीं इसमें लगती। अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि पत्रकारिता अपने आप में एक शरीर है और उसके विभिन्न, जैसे कि हम किसी को हाथ कह देते हैं, किसी को पैर कह देते हैं, किसी को हम साहित्यिक पत्रकारिता कहते हैं, खेल पत्रकारिता कहते हैं, और कुल मिला के मुख्य पत्रकारिता वो है जिसमें सब कुछ समाहित है। मेरा सवाल ये है सर कि हासिल क्या किया सर, जिसको आप लोग आपकी उपलब्धियों के तौर पर आंकते हो, या कुछ इस बात का मलाल कि आप कुछ भटक गए या समझौता करना पड़ा और वो उस लक्ष्य के पास तक नहीं पहुंचे? देखिए, पत्रकारिता में जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मेरे को कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं रही। ये बात ज़रूर है कि दबाव तब भी आते थे, हमेशा आते रहे हैं। अब गैस कांड का जब हुआ और जब मैंने प्रथम पृष्ठ पर विशेष टिप्पणियाँ लिखना शुरू की और उसमें आलोचना की, प्रशासन की भी की, सरकार की भी की, उस समय के राजनेताओं की भी की, तो निश्चित रूप से ये होना था कि कई प्रकार के दबाव आए। किंतु एक तो होता यह है कि आपका जो प्रोप्राइटर होता है, यानी आपके अखबार का मालिक जो होता है, और जो संपादक होता है, उन दोनों के बीच में समझ क्या है, ये तय किया जाता है कि यदि हम सत्य के साथ चलेंगे तो हमारा सर्कुलेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यदि हमने सत्य को छोड़ करके केवल कुछ दबावों के अंतर्गत या कुछ स्वार्थों के अंतर्गत हमने दूसरी नीति अपना ली, तो इससे अखबार का सर्कुलेशन बढ़ता है या घटता है, इस पर हमें विचार करना पड़ता है। निश्चित रूप से अगर आप सत्य के साथ हैं तो लोग जो है वो इसको चाहते हैं। सिर्फ गैस कांड या कोई और वाकया भी? नहीं, गैस कांड के बाद लगातार वो चलता रहा, उसमें कई प्रकार की चीज़ें आती रहीं, केवल गैस कांड नहीं था वो। ये एक धारा होती है, उस धारा में आप अपने लक्ष्य तय करते हैं, अपने सिद्धांत तय करते हैं और उसके अनुसार उस प्रवाह में आप बहते हैं। और जब एक बार आप प्रवाह तय कर लेते हैं तो वो तब तक चलता रहता है जब तक प्रवाह तय करने वाला व्यक्ति उसमें रहता है, उसके बाद परिवर्तन हो सकते हैं। सर, लक्ष्य के करीब पहुंचते पहुंचते कभी आपको कोई असहज महसूस किया हो अपने आप को? देखिए, इसमें कोई लक्ष्य तय करके कोई पत्रकारिता कर रहे हैं ऐसा नहीं रहा। मेरे साथ तो ऐसा रहा कि मैं थिएटर में काम करता था, पत्रकारिता में आना है ये तो सोचा ही नहीं था कभी। देशबंधु के जो संपादक और मालिक थे ललित सूर्यन, वो हमारे थिएटर की एक्टिविटीज़ में संरक्षक की भूमिका में थे। मैं LIC में नौकरी करता था। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम जैसा कोई विश्वास का आदमी मिल जाए, बोले मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो एक मोहब्बत और सेंटिमेंट्स में हम अपनी ज़िंदगी जीते रहे, तो हमने अगले दिन इस्तीफा दे दिया और आ गए पत्रकारिता में। जहाँ तक सोच का सवाल है, तो
पत्रकारिता में आने के लिए या थिएटर करते थे, उसके पीछे एक भावना ये थी कि जो कुछ सामाजिक विसंगतियां हमारे सामने है उसको कहीं किस तरह से दूर किया जाए, ये एक मोटी मोटी समझ हमारी थी। उसमें कोई लक्ष्य नहीं था, कोई एक बिंदु तय नहीं किया था। लेकिन असहज कभी महसूस किया हो, जैसा आदरणीय महेश जी कह रहे हैं कि गैस कांड के समय उनकी टिप्पणी हमें मालिक को भी विश्वास में लेना पड़ता था और जन अपेक्षाओं को भी। मेरे साथ तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत सकारात्मक, बहुत सौभाग्य की बात रही कि जिस दबाव की बात करते हैं वो दबाव, उस दबाव से मुझे कभी गुजरना नहीं पड़ा। एक दो वाक्य बताता हूँ आपको मैं। शंकर गुहा योगी का उभार था दिल्ली राजरा में और वहाँ हड़ताल चल रही थी। एक बड़ा ठेकेदार वहाँ था, वो एक मेरी रिपोर्टिंग को वो चाहते थे कि वो ना आए। वो हमारे जो चीफ एडिटर थे मायाराम जी सुरजन बाबू जी के पास वो आए। जब वो दोनों की बातचीत चल रही थी उनके चैम्बर में, तो मुझे लग रहा था कि ये मेरी खबर अब आज तो कम से कम नहीं जाएगी या जाएगी तो उसमें काफ़ी हिस्सा काट दिया जाएगा, क्योंकि वो दौर था जब देशबंधु मुफलिसी के दौर में था और एक आजीवन सदस्य योजना चल रही थी जिसमें 2000 या 1000 रुपए लोगों को जोड़ने के लिए। तो जाहिर है कि उन सेठ जी ने एक बड़ा अच्छा ऑफर उनको दिया था कि ये तमाम चीज़ें ना हो। वो चले गए। मैं इंतज़ार करता रहा कि मुझे बुलाया जाएगा और कहा जाएगा साहब इसको दिखाओ क्या है या रोको। मुझे शाम तक, ये दोपहर 11 बजे की बात है, शाम तक मुझे न बुलाया गया न मुझसे पूछा गया और वो खबर जैसी मैंने बनाई थी वैसी छपी। ऐसे बहुत सारे मौके आए, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप इसको रोकिए, देखिए या मत करिए। एक वाकया कोई और बता रहे थे आप? हाँ, इस तरह के जो बहुत सारे वाकये हुए कि जिस वक्त ये हुआ कि अर्जुन सिंह का दौर था, मुख्यमंत्री थे और अर्जुन सिंह जी के और देशबंधु के या बाबूजी के संबंध बहुत दोस्ताना थे, काफ़ी सम्मान करते थे उनका। वो रायपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो आ रहे थे, शहीद वीर नारायण सिंह के। उस दिन मैंने, जिस दिन उनका प्रोग्राम था, पहले पेज पर 8 कॉलम में आधे पेज की खबर छापी कि किस तरह की नाकामियां इस सरकार के स्तर पर हो रही हैं। आए वो, लेकिन मुझसे कभी नहीं कहा गया कि ये आपने क्यों छापा या उसके बाद। एक वाक्य सिर्फ है, बिल्कुल नया नया आया था जर्नलिज्म में, मेरे ख्याल से 74-75 की बात रही होगी। एक फैशन शो हुआ रायपुर में। रायपुर जैसे शहर में उस दौर में फैशन शो का होना एक बड़ी घटना थी। इत्तेफाक से जो आयोजक थे उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारी उस आयोजन की सौंप दी थी। बहुत उत्साहित था मैं। रात को उस प्रोग्राम की जो फ़ोटो थी, जो मॉडल थे, उस मॉडल की फ़ोटो बाकायदा 4 कॉलम में लेकर मैंने फ्रंट पेज पे छापी। मुझे लगा कि उसको अप्रिशिएट करेंगे लोग। सुबह सुबह हमारे ललित जी का फ़ोन आया और खूब डांटा उन्होंने। क्या है बोलिए? तो मैंने कहा भाई कि पहली बार फंक्शन हो रहा है इस तरह का और इतनी खूबसूरत तस्वीर है। बोलिए व्यावसायिक खबर है, बोले ये जनहित खबर नहीं है, इसको नहीं लगा सकते। तब उन्होंने समझाया मुझे कि देखो, बोले ये जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में कदम कदम पर टेम्पटेशन होते हैं। उस टेम्पटेशन पर यदि नियंत्रण नहीं रखे आप तो फिसल जाएंगे। वो बात थी उस फोटो को लेकर। लेकिन उस दिन मैंने तय किया, चाहे वो टेम्पटेशन किसी पद पाने का हो, किसी लाभ पाने का हो या किसी खबर के विस्फोट का हो। कई बार ये होता है कि जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं वो अपनी लड़ाई के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं खबर देकर, और हमको लगता है कि इतना एक्सक्लूसिव हमको मिल गया। उस टेम्पटेशन से अपने को बचाना है, ये उस दिन तय किया और मुझे खुशी है कि आज तक उससे बचा हुआ कोई समझौता नहीं। सर, ये 2 मीडिया घराने की बात हुई, आप किस तौर पे याद करेंगे? लंबी सेवाएं नवभारत इसमें मीडिया घरानों के तौर पर नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर प्रसंग के तौर पर व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। उसमें आप देखें, एक और बहुत महत्वपूर्ण वो उदाहरण भी देशबंधु का ही है। बहुत अकाल पड़ा, सूखा था, छत्तीसगढ़ में हुआ और छत्तीसगढ़ में एक विशेष आयोजन उस समय देशबंधु में ही हुआ था। वो था छत्तीसगढ़ का अकाल उत्सव। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दौरे पर आने वाली थी। वहाँ 7 स्थानों पर उनको जाना था। उन 7 स्थानों पर 7 संवाददाता दफ्तर से भेजे गए रायपुर से। रिपोर्ट बना ली, वो रिपोर्ट छपी नहीं कि आज क्या स्थिति है।
फिर जिस दिन इंदिरा जी आई उस दिन खबर तो खबर की तरह बनी, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट बनाई गई अलग, वो भी रख ली गई, और 7 दिन बाद फिर उन्हीं संवाददाताओं को जगह भेजा गया कि अब देखो क्या स्थिति है। अकाल और तो उसकी- नाम ही ये रिपोर्टिंग और वो रिपोर्टिंग वो उसके बाद छपी एक सीरीज धारावाहिक रूप में, और उसके बाद सेठी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे भी मायाराम जी के बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मायाराम जी आपने ये कहते मैंने नहीं किया है, ये जो छत्तीसगढ़ में हुआ और जो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, जनता को ये पता चलना चाहिए, इसलिए वो छपा। पेड न्यूज ये जो होता था, ये जो होता था, ये केवल एक अखबार के साथ नहीं, हर अखबार के हर साथ बार होता, ये जो भी सत्य पत्रकारिता को का पूरा उद्घाटित एक- करना हाँ, चाहता था। अब उदाहरण के तौर पे गैस कांड के बाद हुआ ये कि कई प्रकार के दबाव भी आए, कई प्रकार की चीजें आई, और जब हमारे दैनिक भास्कर के प्रोप्राइटर्स में कुछ विवाद हुआ तो ग्वालियर अखबार को बंद करवा दिया गया, भोपाल के अखबार के कई विज्ञापन बंद कर दिए गए। किंतु मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि यदि आपका प्रोप्राइटर और आप में एक प्रकार की समझ है और आप ये चाहते हैं कि सत्य को बाहर लाया जाना चाहिए और उसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, तो वो हर अखबार के साथ कभी न कभी ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी बात जो लक्ष्य की आपने अभी कही थी, जैसे कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होता है या मेरा कहाँ से शुरू होता है, मैंने अपने लक्ष्य जो तय किया पत्रकारिता वो कैसे किया। मैं आया था यहाँ, गांव से आया था, ट्यूशन करता था, नौकरी करता था, पढ़ता था, और जब तक मैंने एमए किया कई अखबारों में मैंने नौकरी भी की थी। उसके बाद जैसे ही मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और मैं लेक्चरर हो गया, लेक्चरर होकर के मैंने अनुभव किया कि यहाँ बच्चों का ना पढ़ने में इंटरेस्ट है और ना ही कोई शिक्षक पढ़ाना चाहता है। मेरी एक ये हॉबी बन गई थी, आप हॉबी कहिए, हर व्यक्ति के मन में हृदय में होता है कि वो सामाजिक घटनाओं पर अपने आप के कोई कमेंट दें, स्वयं को अभिव्यक्त करें, और ये स्वयं अभिव्यक्त करने की जो इच्छा मन में थी वो लेक्चरशिप छोड़ करके मैं फिर आ गया। सर इनको एक तनखे ढंग की से जो और बात कही समझना तो वो बड़े मजेदार बात है ये वाकई, कि किसी सरकारी नौकरी में या कोई स्थायी नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में आना आज शायद ये बहुत संभव नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कि लेक्चरर छोड़कर आपने आए, LIC की वैसा ही मैं LIC में था। उस वक्त जब मैं देशबंधु में आया मेरी तनख्वाह लगभग 800 कुछ रुपए थी। मैं यहाँ आया उस वक्त पत्रकारिता में आना है यही था, तनख्वाह कितनी मिलेगी और क्या पोस्ट मिलेगी, आजकल क्या बदला है, होगा, आजकल पहले इसकी बातचीत नहीं होती थी। जी, उस समय मैं नौकरी शुरू कर दिया, पहली तनख्वाह जब मुझे मिली, पैकेज का संकट नहीं था। लेकिन सर आप मेरी अपनी पहली बात पूरी तनख्वाह करें जो फिर है, आपसे। वो 300 रुपए थी। और सर पे कफन बांध के पत्रकारिता होती थी। कंपनियों के अखबार उस समय भी थे, एंग्लो इंडियन, सारे अखबार उस लड़ाई में शामिल नहीं थे, लेकिन ज्यादातर, और वो एक थी तो वो मिशनरी पत्रकारिता जो दौर था वो 1547 में बात नहीं रही। फिर आपकी सरकार है, आपके द्वारा चुनी गई सरकार है, जिस निजाम में आप स्वयं भी एक नागरिक, तो सरकार के प्रभाव में आ गई पत्रकारिता। नहीं सुनिए तो एक हुआ ये एक दौर फिर करीब 20 साल का चला, जो सम्मोहन की पत्रकारिता जैसे कहे ज़्यादा आसान होगा। सब लोग हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि वो एक राजा के हो गया और अपन ने सोच लिया कभी ये करेगा, सब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारे समाज का ये भाव है, स्थायी भाव है उदासीनता का। तो एक दौर था जिसमें ये लगा कि ये आज़ादी की लड़ाई से निकले हुए लोग हैं जो सरकारें चला रहे हैं, ये सब ठीक कर लेंगे। लेकिन उसके बाद एक तीसरा दौर शुरू होता है जो मोहभंग का दौर, जिसको आवाज़ दी राम मनोहर लोहिया ने। हिंदी पत्रकारिता में महात्मा गांधी के बाद सबसे पहले तो लोकमान्य तिलक का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, फिर महात्मा गांधी का प्रभाव हुआ, फिर लोहिया का प्रभाव हुआ, जो मूर्ति भंजन, मोहभंग, और जिसमें उन्होंने सबसे मशहूर जो उनकी उक्ति हुई थी वो ये थी कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। और उसके बाद हमने एक दौर, भीषण दौर देखा, इमरजेंसी का दौर, जिसमें अपवाद स्वरूप ही छोड़ दें आप, लेकिन ज़्यादातर जिसमें अडवाणी जी ने तो बड़ा तंज कसा था कि सरकार ने तो आपसे घुटने टेक लो कहा था, आप रहने लगे, ये हकीकत है। लेकिन वही वो दौर था जिस दौर में ये देखा, जैसे 1942 में वो साइकिल स्टाइल पर्चे निकलते थे, हाथ से की चिट्ठियाँ होती थी, वैसा ही दौर आया जब यहाँ इस तरह के जो पर्चे बटा करते थे उन पर ज़्यादा लोग भरोसा करते थे बृहस्पति अखबारों पर। लेकिन 1990 के बाद का जिसकी चर्चा आप करना चाह रहे हैं असल में, वो दौर है 1990 की बाद की पत्रकारिता जो बाजार से प्रभावित हुई। बाजार समाज में हमेशा था, पहले भी था, आज और कल भी रहेगा, लेकिन बाजार की भूमिका सहायक और सेवक की होती है, वो भी एक प्रोफेशन है। सर बाजार की बात छोड़िए तो देखिए, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं उसमें, कि समाज ने स्वयं सरेंडर करना शुरू किया। कैसे किया कि जब हम आज़ाद हो गए, पहले हमारे यहाँ शिक्षा के लिए अपने निजी गुरु हुआ करते थे, वो अपने तरीके से पढ़ाया करते थे और उनका स्वार्थ नहीं हुआ करता था।
चिकित्सा जो है हमारे यहाँ वैद्य किया करते थे, उन पर हम बहुत रखते थे, और चिकित्सा भी एक प्रकार समाज अपनी तरफ से देखता था। चिकित्सा हो, सफाई हो, हम अपने घर की सफाई, लीपना पोतना, ये सब अपने तरीके से किया करते थे। स्वतंत्रता के दो बातें हुई हैं। एक तो जो श्रेष्ठी वर्ग था या धनवान या सबल वर्ग था, उसने जो हमारे फल उसके मिलना थे लोकतंत्र के, उनको उन्होंने हजम करना शुरू किया। दूसरी बात क्या हुआ कि समाज ने ये सोच लिया कि अब हमारी सरकार है, हमारे सारे दायित्व इसके ऊपर आ गए, तो समाज एक प्रकार से निष्क्रिय होता गया। और ये जो दौर है, ये जो लोगों ने स्वतंत्रता के फलों को कब्जा करना शुरू किया, ये जो है आज अपने सब में विभत्स रूप में सामने आ गया, सामने खड़ा। बाजारवाद की बात आई है सर, पेड न्यूज जो शब्द आ रहा है, देखिए इसी दौर में ही जब ये समाज के सरेंडर करने के बाद या श्रेष्ठी वर्ग के उसके बाद, तो वहीं पर एक वर्ग था जिसने नवभारत, देशबंधु, नई दुनिया जैसे अखबार निकाले। ये वो वर्ग था जो चाहता तो अखबार निकालने के बजाय कोई और धंधे कर लेता, यदि उसको कमाई करना होता तो जो मिशन की बात 47 में उसका एक दौर खत्म हुआ और 47 के बाद भी वो मिशन बना रहा। मतलब थोड़ा सा इत्तेफाक आपकी बात से नहीं रखते हैं। नहीं हाँ। उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तो वो जो दूसरा दौर शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अखबार निकाला या मीडिया के क्षेत्र में आए। वो लोग थे जो किसी और धंधे में जाकर भी पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए नहीं निकाला उन्होंने। नहीं, मगर इसके साथ एक विचित्र बात ये हुई है कि आप देखिए उसके बाद जो आप कह रहे हैं दौर ऐसा आया, मगर अधिकांश ऐसे लोग जिन्होंने, संभवतः ये पीढ़ियों का भी अंतर हो सकता है, कि मिशन समझ के या अपने राष्ट्र या अपने समाज के लिए अखबार निकालना शुरू किया, बाद में उस अखबार के माध्यम से अपने व्यवसायों को पोषित करना पड़ा। वही कह रहा हूँ। एक छोटी सी टिप्पणी सर पेड न्यूज पर आप लोग, लेकिन अब जो पेड न्यूज का था, ये 90 के बाद की पत्रकारिता का, खासतौर से 2008 के विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव में ये चर्चा में ज्यादा आया। वो पेड न्यूज पत्रकारिता पर सबसे बड़ा कलंक है। क्यों कलंक है? क्योंकि पत्रकारिता का असली उद्देश्य होता है समाज को वो बताना जो उसे जानना चाहिए अपने पाठकों को। लेकिन हमने पैसा दिया, एक अपनी जगह बेच दी, हमने किराए पे दे दी कि इतना स्पेस है, इसका इतने लाख रुपए का पैकेज होगा, आप ले लीजिए, तो आप जो खबर भेजोगे छप जाएगी। पहले अखबारों के लोग चुनाव की रिपोर्टिंग करने मैदान में जाते थे। कई लोग तो ऐसे थे कि महीने भर घर ही नहीं लौटे, तो रिपोर्ट भेजते रहते थे। सर इसका कारण क्या है? ये क्यों चीजें होता क्या है? लालच, हवस, पैसे की हवस। ये दोनों प्रकार से हुआ है। एक तो जो प्रोप्राइटर वर्ग था या मालिक वर्ग था, उसने पूरा ये मान लिया कि हम अखबार के माध्यम से अपने हितों को सिद्ध कर सकते हैं, काले पीले धंधे को छुपा सकते हैं और अपनी प्रभावकारिता राजनीतिज्ञों पे उत्पन्न कर सकते हैं। चूंकि दो नकारात्मकताएं थी, एक तो राजनीतिज्ञ हमारे यहाँ का भ्रष्ट हो गया था, उस भ्रष्टाचार को ओपन नहीं करें, इसलिए पेड न्यूज से केवल प्रलोभन वो देता है। ये केवल मत समझिए कि केवल पैसा के लेन देन ही होता है। पेड न्यूज वो भी है कि हम आपकी गलती को छुपाते हैं और आप उसके बदले हमें सरकारी विज्ञापन दे देते हैं। एक पॉइंट तो आपका ये होता है। मगर ये जो है, जैसा कि विभत्स रूप हमारे पिछले चुनाव में अभी श्रीधर जी ने कहा है, वो हमारे सामने आया, सीधा सीधा पैसा लिया जाता है और सीधा सीधा उसके बाद उनको स्पेस भेज दी जाती है। मगर इसका सब में विभत्स रूप तो आप आज ये देखिए, आप तो डेली अखबारों में रहे हैं, कई अखबार क्या है कि अपने ब्यूरो चीफ जो बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको ठेके पे अखबार दे देते हैं। उनसे कहते हैं कि आपको इतने लाख का देना पड़ेगा हमें, और आप उन 4 पेज में जो छापना हो वो छापिए। ये दौर आ चुका है। बताइए, छापने तक सीमित नहीं है। हम अपने पाठक को जो हमारा अखबार परोस रहे हैं, जो उसको हम जो दे रहे हैं, उसे ये नहीं बता रहे हैं कि ये हमने जगह बेची है और इसमें ये उसका है। खरीदार जो मतलब जिस सत्य की बात कर रहे थे उससे भटक रहे हैं। हैं। सर पेड न्यूज को लेकर के आपका क्या कहना है सर? नहीं देखिए, ये जो दौर चला ना, मिशन, उसके बाद प्रोफेशन और उसके बाद वो बिजनेस हो गया, मिशन भटका। अब मिशन और प्रोफेशन दोनों नहीं रहा। जैसा सुधीर जी ने कहा कि प्रोफेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, कि आप एक अपनी पारंगत हासिल करते हैं और बेहतर ढंग से अपना काम करते हैं, वो प्रोफेशन है। लेकिन वो उसके 90 के दौर के बाद, जो खासकर उदारीकरण के बाद, वो हो गया बिजनेस। अब पत्रकारिता नहीं रही, वो पूरे तौर पर व्यवसाय है। और आप देखिए कि कितनी साम्यता है राजनीति में भी और पत्रकारिता में भी। संपादक के सामने उस अखबार का जो मैनेजर या जनरल मैनेजर या जो भी हो, वो सामने खड़े होकर उसके बराबरी में बैठकर बात करने की हिम्मत कभी नहीं होती थी। आज संपादक जो है वो मैनेजर के कमरे में जाके बात करता है
और उससे बात करो। नहीं, और नीतियां गिरजा शंकर जी नीतियां मैनेजमेंट तय करता है। वो यार राजनीति का हो गया। राजनीति में जनाधार के जो लोग हैं वो किनारे लग गए, मैनेजर जो हैं वो हावी हो गए, तो वो राजनीति का CEO वही हर्ष हुआ। और वही एक और बड़ा पत्रकारिता खतरनाक का ट्रेंड हुआ। है, अब अखबारों ने बाजार चलाने का ठेका ले लिया है। जैसे हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार है, उसमें एक पक्ष 15 दिन का समय ऐसा आता है जब एक समय में, जैसे पितृपक्ष कहते हैं, बोलचाली भाषा कराए दिन कहते हैं, पितृपक्ष में हम लोग पुरखों को बुलाते, उन्हें पानी देते हैं, भोग लगाते हैं वगैरह वगैरह। और ये माना जाता था कि उस पितृपक्ष में लोग नया रुमाल तक नहीं खरीदते थे। अब लेकिन एक पुष्य नक्षत्र नाम कोई चीज होती है और वो चाह जब आ जाती है, और पुष्य नक्षत्र का समझ रहा हूँ, ज्ञान सारा इतना बढ़ किस्सा गया है। है। हाँ। अब इतना बढ़ गया पुष्य नक्षत्र का ज्ञान कि वो इस पुष्य नक्षत्र में कार खरीदो, इसमें हीरे का हार खरीदो, इसमें आप फ्रिज खरीदो, ऐसा ही बताने लगा। और अब ये लोग ये कह रहे, अखबार वाले कर रहे हैं ये सब, कुछ कुछ पंडे लगा लिए उन्हें, और वो कहते हैं कि नहीं, ये जो पितृपक्ष है इसमें आपके पुरखों को आपने निमंत्रण दिया है। अब वो ऊपर से देख रहे हैं, आप यदि अच्छा सामान खरीदोगे, महंगा सामान खरीदो, आलीशान जिंदगी वो खुश होंगे, तो आपके पुरखे कितने खुश हो जाएंगे। बात निकलते निकलते मगर इसमें एक बात और आती है, ये जो पेड न्यूज का है केवल प्रोप्राइटर तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि आज अगर पत्रकार किसी अपने लक्ष्य को नहीं लेता है, लिखने की स्वतंत्रता नहीं चाहता है और केवल पैकेज के आधार पे या अपनी तनख्वाह के आधार पर नौकरी करता है, तो निश्चित रूप से वो अपने प्रोफेशन को शुरू कर रहा है किसी स्वार्थवश होकर के। वो पूरा व्यवसाय हो गया हाँ, उनके लिए। और जब वो जब स्वार्थवश होकर कर रहा है, तो अगर वो देखता है कि मालिक ने 5 लाख रुपए लिए हैं तो 50,000 मुझे मिल जाएगा, तो क्या बुराई है सर। और इसने पूरी पत्रकारिता और पत्रकारों को भ्रष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान बहुत दिया। कुछ आप लोगों ने इशारों में कहा, बहुत कुछ खुल के कहा, दौर बदल रहा है। सर आप लोगों को कोई किसी बात का मलाल, एक लंबी सेवाएं जो पत्रकारिता को दी, कि जब आपको लगा हो कि समझौता करना पड़ा, या फिर आप वाकई में कोई समझौता नहीं हुआ, छोटे छोटे वाक्य अगर आपके दिमाग में हो सर। मुझे अपने जीवन में कभी कोई लिखने में समझौता नहीं करना पड़ा। मैं जब तक संपादक था, स्थिति ये थी कि यदि कोई खबर भी आती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ प्रशांत बहुत ही इंटेलिजेंट हमारा रिपोर्टर था, और वो प्रायः अच्छी अच्छी खबरें निकाल करके लाया करता था। वो खबर निकाल करके लाया कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को, या तृतीय श्रेणी कर्मचारी था, उसको गजटेड ऑफिसर बना दिया है और उसको ये कर दिया, और मुख्यमंत्री ने उसको नियुक्ति भी दे दी गजटेड ऑफिसर की। कब का दौर है सर ये? दिग्विजय सिंह का टाइम का, अर्जुन सिंह। हाँ, दिग्विजय सिंह के टाइम का दौर। तो उस समय जब ये कर दिया गया और ये सब हो गया, तो वो खबर लेकर के आया, और खबर उसने बढ़िया पता तो चली जाता है कि क्या खबर जा रही है और क्या नहीं जा रही है, दुनिया भर की बात। फोन आया। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, जो तथ्य है वो तो जाएगा। वो हमारे यहाँ छपा। एक और हमारे पास पहले रमेश जी को कोशिश की गई कि उनको किसी प्रकार दबा, उन्होंने साफ हाथ, जैसे अपन कहते हैं ना, हथियार डाल, एक अधिकार आपके पास है। भैया वो महेश जी जो करेंगे वो ही होगा, वो तो मैं कुछ उसमें नहीं कह सकता हूँ। मेरे पास चूंकि उल्टे सीधे फोन आए, मैंने दूसरे दिन एक सख्त एडिटोरियल लिखा उसके ऊपर, फॉलो अप भी दिया और तगड़ा ये दिया। किस प्रकार से ये सब हो रहा है। मेरे पास एक विधानसभा का नोटिस आया जिसमें मेरे को अवमानना की बात हुई। उन्हीं दोनों राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की एक किताब छपी थी जिसमें कि क्या अवमानना होती है और क्या नहीं होती है, प्रशासनिक कार्यों में अवमानना नहीं होती है, वगैरह वगैरह। मैंने वो सारी चीज़ें लिख करके और वो करके मैंने भिजवा दिया वहाँ पे। अवमानना कभी मेरे पास दूसरी बार किसी ने मुझे बुलाया नहीं, कुछ नहीं किया, मगर उस समय इतने दबाव आए थे कि इसकी आप सीमा नहीं कर सकते। एक और मैं आपको बताता हूँ, गैस कांड का मेरे साथ जो हुआ। गैस कांड में क्या था कि मैं सब लिख रहा था और अपने वरदराजन आए हुए थे यहाँ पे सारी गैस वेस को साफ करने के लिए। उसके बाद वो एक मिशन चलाया था जिसमें सारी पब्लिक को इधर नए भोपाल में शिफ्ट करना था, ऑपरेशन फेथ। तो जब ये इन्होंने, अर्जुन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं बिल्कुल में बैठ जाता था और ये कभी नहीं देता था, मैं जानकारी के लिए जाता था। वो जब हुआ तो मैंने इनसे बाद में पूछा, तब अपने सुदीप बनर्जी यहाँ पे डायरेक्टर थे, अर्जुन सिंह जी थे। मैंने इन लोगों से पूछा भाई ऑपरेशन फेथ की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सवाल ये है कि वरदराजन कह रहे हैं कि हमने इतना कास्टिक सोडा और अपनी इतनी सारी पानी की व्यवस्था वहाँ पे कर ली है कि अगर ये बर्स्ट भी हो जाता है दोबारा, तो ये यहाँ से 700 मीटर से ज़्यादा जा ही नहीं पाएगा किसी हालत में, ये सब ठीक हो जाए। तो मैंने कहा ऑपरेशन फेथ तो नाटक है ये। मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पुराने भोपाल में वो कोतवाली में हमारा, कोतवाली के सामने हमारा दफ्तर था, दूसरी मंजिल पे हमारा होता, और तब एक टेलीफोन हुआ करता था, सॉकेट से उधर से लेकर के इधर आ जाते थे और सबसे बात हुआ करती थी। मैं वहाँ पे ऑपरेशन फेथ के खिलाफ एक अपना संपादकीय लिख रहा था।
और वो फ्रंट पेज के लिए मैं लिख रहा। संयोग कहता हूँ कि रमेश जी भी मेरे सामने बैठे हुए थे। कैलाश गौड़ हमारे आए कि साहब वो मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं आपसे। तो हमने कहा चलो करवा दो। तो वो सॉकेट वहाँ से लेकर के आए, मेरे उसमें लगाया और मुझसे बात की। अब आप देखिए, मुझसे अर्जुन सिंह जी जिस विनम्रता से बोला करते थे, महेश जी मुझे ज्ञात हुआ है कि ऑपरेशन फेथ के बारे में आप कोई विशेष टिप्पणी लिख रहे हैं। आपके प्रश्नों का अभी हल इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि वो लोकहित में अभी नहीं होगा कि मैं आपकी सब बातों का जवाब दे दूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इतने गंभीर संपादक हैं कि ऐसी कोई बात नहीं लिखना चाहेंगे जिस पे कि हमारे समाज में किसी प्रकार का कोई तनाव फैल जाए या किसी प्रकार का वो हो जाए। और आज अगर आप नहीं लिखेंगे तो बहुत अच्छा हुआ, बात खत्म हो गई। रमेश जी सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ये ऐसा 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 कह रहा है, मगर मुझे इसमें डाउट लग रहा है। तो रमेश जी ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुम क्या लिखो और क्या नहीं लिखो, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा साहब देखिए, वो प्रदेश का प्रमुख व्यक्ति है, नंबर 1 है, प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति है, और आज वो कह रहा है तो हो सकता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं हो, तो मैं आज इसको रोक देता हूँ। मैंने वो संपादकीय रोक दिया। दूसरे दिन से ये ऑपरेशन फेथ भी शुरू हो गया। मैं सुदीप बनर्जी को फ़ोन करता रहा, मुख्यमंत्री निवास पे पटेल साहब को फ़ोन करता रहा, सबको करता रहा। किसी ने मुझे मुख्यमंत्री से ना बात करवाई, ना किसी ने ये दिया कि क्या कारण थे कि जिन कारण आपका संपादकीय रुक गया। 2 दिन बाद मैंने कस के लिखा इस पर। मगर जो आप कह रहे हैं कि इस प्रकार की पत्रकारिता में धोखा देने की भी घड़ियां कई आती हैं, सजग रहने की आवश्यकता। सर आप तो कुछ नहीं होता, केवल ये तो आपकी सजग। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे साथ जगत पाठक थे, बहुत होनहार, मतलब शायद सिटी रिपोर्ट, वो एक आदर्श सिटी रिपोर्टर की तरह था वो। बाद में वो हमारे साथ भी आपके साथ होनहार थे, फक्कड़ आदमी थे। हाँ, एक बार मैंने, तो हमारे साथ ही काम करते थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने की जगह थी तुम हर किसी को ले आते हो, हमसे मिलवाते यार, बहुत गंदी बात है, कुछ भी करते हो। मैंने देखो यार, उस कितने दिन से नहीं नहाया। तो वो बड़े धीरे से जब उसको विदा कर आया, फिर बोला कि देखो भैया, आपसे मुझे उसके सामने तो कुछ कहना नहीं था, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो लोग आपके पास बैठते हो, जो पाँव भी छू लेते और हाथ भी जोड़ते और सब करते मीठी मीठी, ये बड़े जो लोग हैं, चाहे अधिकारी हो नेता हो, ये बड़े लोग जो हैं, या तो वो अपने मतलब के साथ लेकर खबर देते हैं, किसी के नुकसान पहुंचाने की खबर देते हैं। वो जिससे आप नाराज हो जाते हैं कि नहाया नहीं है, वो बिना स्वार्थ के जो हो रहा है वो सूचनाएं दे जाता है। वो सूचनाएं यहीं मिलेंगी आपको। सर आपके संपादक के तौर पर ऐसी कोई भूमिका जब दबाव आया? कभी रहा नहीं। हाँ, जो बड़ी भूमिका में रहे, जो आपने कहा कि जो पूछ रहे कि आप आज जो है कभी दबाव में आए न पाने का कोई मलाल, हाँ, मलाल है, तो मुझे वाकई मलाल कभी कभी होता है। जब मैं अखबार पढ़ता हूँ और टीवी देखता हूँ, तो इतनी कोफ्त होती है और ये लगता है काश मैं फिर रिपोर्टर बन जाऊं और ये स्टोरी में तैयार करूं इस तरह से। क्योंकि मगर अगर आप आज रिपोर्टर बन गए तो आप बड़े दुखी होंगे, क्योंकि आप वो स्टोरी तैयार करके छपा नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही है। ये तो है। तो दरअसल क्या है कि वो पूरा का पूरा जो आज का एटमॉस्फेयर है, वो एक अविश्वास का एटमॉस्फेयर है। और दुख इस बात को लेकर होता है कि आखिर हम पत्रकारिता में क्यों आए थे। यदि मान लीजिए महज जी हो, श्रीधर जी हो, मैं हूं या कोई और भी हो, जो इतने सालों तक पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है आप राजनीति भी कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स भी देख रहे हैं, आप साहित्य भी कर रहे हैं, तो इतनी प्रतिभा तो आप में है कि आप IAS IPS न बन सकते तो डिप्टी कलेक्टर तो बन ही जाते। तो वो जरूर मलाल हमेशा रहता। मध्य प्रदेश गान हो, कविताएं हो, पुस्तक हो, इससे समय कट रहा है या इस सेवाओं के जरिए कुछ और भी मकसद है, कुछ और हासिल करना चाहते हैं? समय काटने की कभी मेरे सामने कोई समस्या नहीं रही। मैं संपादक था, उसके बाद भी मुझे आग्रह करके बुलाया जाता रहा, तुम्हें भी मालूम है। एक आध अखबार निकला, उसमें गया, मुझे नहीं जमा, मैंने तत्काल छोड़, समझौते नहीं किए। समझौते नहीं किए। दूसरी जगह मैं गया, मगर उसके बाद मेरी स्पाइन का ऑपरेशन हो गया था। दूसरी जगह मुझे करने की गुंजाइशें थीं, मगर मेरी स्पाइन का ऑपरेशन हो गया, मेरी वाइफ के घुटने बदलवाना पड़े, और परिस्थिति ऐसी रही कि हम दोनों चूँकि अकेले रह गए थे, इसलिए कुछ करना वैसा संभव नहीं था। लेकिन शब्दों को पिरो रहे हैं आप। मगर मैं बिल्कुल भी कतई असंतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये माना कि जिस मध्य प्रदेश में मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ की हवा, पानी और मिट्टी का मुझ पर बहुत कर्ज है, उसको मैं कैसे उतार सकता हूँ। तो संयोग ये रहा कि मेरे लेखन से चूँकि लोग कुछ ठीक समझते थे कि मैं ठीक लिख लेता हूँ, इसलिए मुझसे आग्रह किया गया कि मध्य प्रदेश के स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष पर पुस्तक लिखी है। मैंने पूरा घूम करके, हालांकि उसमें पहले एडिशन में बहुत गलतियाँ रह गई थी प्रूफ की,
मगर उसके बावजूद मैंने पूरे प्रदेश को घूम करके प्रदेश को प्रणाम किया, वो प्रणाम करके स्वयं को अभिव्यक्त किया और उसका शीर्षक भी मैंने रखा प्रणाम मध्य प्रदेश। अभी नर्मदा पर भी गीत पुस्तक का, हाँ। उसके बाद फिर ये तो होता ही रहा, मैंने नर्मदा पे भी एक पुस्तक लिखी और इसका भी बड़ा रोचक बात है। O.P. रावत साहब उपाध्यक्ष हुए, उन्होंने एक रोज मुझसे कहा कि महेश जी क्या विडम्बना है कि अरबों रुपए का ये इतना बड़ा है और हमारे पास हिंदी की ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो हम प्रेजेंट कर सके किसी को, आप क्या इस पर लिख देंगे? मैंने तत्काल स्वीकार किया। पूरी नर्मदा के मैंने दर्शन किए, उन्होंने व्यवस्थाएं की और उसके बाद मैंने आज से 150 करोड़ वर्ष पहले कब विंध्याचल बना, कब 100 करोड़ वर्ष पहले सतपुड़ा बना, कैसे ये नर्मदा घाटी में अरब सागर का पानी बहता था, सारे वैज्ञानिक, सारे पौराणिक, सारे संदर्भ और सारे राजकुल जितने हुए सबको वहाँ से लेकर के संक्षेप में आज़ादी तक और आज के बांधों तक। सर लेकिन आपकी गिनती बड़े फक्कड़ पुरानी पीढ़ी के उनमें होती है सर। आपने कहा मैं संपादक भी नहीं रहा, लेकिन पैनी नज़र हमेशा सरकार पर रही, विपक्ष पर रही, मध्य प्रदेश में रही, छत्तीसगढ़ में रही। आप किस तरह से पूरा समय काट रहे हैं? नजर तो रिपोर्टर की ही रहती है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ होते हुए एक लगता है एक रिपोर्टर के तौर पर ये कैसे संभव है सर? लोग जैसे आपने एक अपना एक मिशन बढ़ा लिया, आपने बढ़ा लिया, आपने भी पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तक बड़ी चर्चा में थी, फांसी वाली जो थी, लेकिन इस तरह से सर कहा जाता है कि कई मुख्यमंत्रियों के सलाहकार की भूमिका में भी आप लोग मजबूर कर देते हैं कि आपको सुनना चाहते हैं। देखिए जो भी पत्रकार जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता है वो राजनेताओं के करीब होता ही है और राजनेताओं और पत्रकारों के संबंध जो संवाद के और संघर्ष के हमेशा बने रहते हैं। उसको कुछ लोग सकारात्मक लेते हैं, कुछ लोग उसको नकारात्मक लेते हैं। आज के दौर में जरूर ये हुआ है कि पत्रकार और राजनेता के बीच अब कोई संबंध नहीं बचा। अब पत्रकार और राजनेता यदि किसी अच्छे संवाद के संबंध में है तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जहाँ तक मेरी अपनी भूमिका का है तो शुरू से नौकरी करना या किसी दबाव में रहना या किसी डिसिप्लिन में रहना, उसको आप डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, मुझे मंजूर नहीं था। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना, जब तक मुझे लगा कि देशबंधु में मैं बतौर एम्प्लॉय नहीं हूं तब तक वहां काम करता रहा। आपको शायद मेरे अलावा कोई दूसरा कोई होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। 24 साल हो गए फ्रीलांसिंग कर रहा हूं, कोई नौकरी नहीं है, कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक के युग में भी अब आप मुख्य धारा में हैं, फोकस है, लाइन तय कर देते हैं पत्रकारिता की। इलेक्ट्रॉनिक में भी ये हुआ कि 2003 में जब मैं गया तो उसके बाद ये आग्रह बना रहा कि आप दिल्ली आ जाइए नेशनल पॉलिटिक्स में। मैंने कुछ टालमटोल की, बिटिया की शादी है, ये है वो है। 2 हमारे संपादक मित्र हैं दिल्ली से, वो भोपाल आ गए और मेरी पत्नी को दिन भर समझाते रहे कि इनको आप दिल्ली भेज दो, वहाँ भी नौकरी नहीं करना, केवल दिल्ली रहना है इनको। मैंने कहा नहीं। दरअसल मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम करने की इतनी गुंजाइश है क्योंकि इन दोनों राज्यों को जो जगह राष्ट्रीय परिदृश्य में मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिल पाया है। जो जीवन अपनी शर्तों पर जैसे समझौता आपने नहीं किया, लेकिन आपने समझौता ना किया, जब तक सामने वाले से पटरी बैठी तब तक आगे बढ़ते रहे। एक ब्रेक का समय है, सवाल दर सवाल में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।